जिला जंक्शन में आपका स्वागत है। आज जो मैं आपके सामने एक्ट लेके आई हूँ वो है हमारे माइनर एक्ट्स। माइनर एक्ट्स क्या है कि इनको हम पढ़ेंगे इंडेक्सोपीडिया से, क्योंकि हमारा जो एग्जाम है वो बिल्कुल नियर बाय आ चुका है। 23 जून को हमारे आरजेएस का एग्जाम है, तो हमें अब याद करनी होगी इंडेक्स। हमने बहुत सारा पढ़ लिया, हमने बहुत सारे क्वेश्चन सॉल्व कर लिए, हमने बहुत सारे वन लाइनर्स देख लिए हैं, लेकिन अब जो हमको लास्ट टाइम पे रिकॉल्स करने होते हैं वो है एक कंफ्यूजन। कंफ्यूजन क्या है कि हमें सेक्शंस याद नहीं रह पाते हैं, हम सेक्शंस में हो जाते हैं कंफ्यूज। तो उसके लिए क्या है, एक सॉल्यूशन है इंडेक्सोपीडिया। इंडेक्सोपीडिया में क्या है कि सेक्शंस दे रखे हैं, जस्ट ओनली सेक्शंस, जिसके थ्रू क्या कर सकते हैं, हम हमारे सेक्शंस को रिकॉल कर सकते हैं। तो आज जो मैं लेक्चर लेके आई हूँ इसमें यही बताया गया है कि हम इंडेक्सोपीडिया से हमारी इंडेक्स का रिवीजन कैसे करेंगे। जैसा कि आप देख रहे हैं, ये है माइनर एक्ट से रिलेटेड इंडेक्सोपीडिया है, और दोनों भाषाओं में, यानी हिंदी और इंग्लिश दोनों भाषाओं। इसमें इस तरीके से सारे एक्ट्स दे रखे हैं माइनर से रिलेटेड, जो न केवल हमारे आरजेएस में काम आएंगे बल्कि हमारे एपीओ में और अन्य जो जुडिशरी होती है, अदर जो जुडिशरी होती है, उसमें भी हमारे काम में आ सकते हैं। ठीक है, तो आज जो हम जिस एक्ट की बात करेंगे वो सबसे पहले करेंगे द प्रोटेक्शन ऑफ चिल्ड्रन फ्रॉम सेक्सुअल ऑफेंस एक्ट 2012 की। इसी की हम इंडेक्स देखेंगे। ठीक है, तो जब सबसे पहले हम एक्ट को स्टार्ट करते हैं तो आप देखते हैं एक्ट में आता है, इसका हमारे उद्देश्य दिया हुआ होता है कि भाई किस पर्पज से ये जो एक्ट है वो बना है। ठीक है, तो जब हम इसके एक्ट को देखते हैं तो स्टार्टिंग में इसके उद्देश्य दे रखे हैं 8। तो जब आप एक्ट को पढ़ेंगे तो आप उनको देखेंगे, लेकिन अभी हम क्या कर रहे हैं, इंडेक्स कर रहे हैं, तो हम केवल केवल इंडेक्स पे कॉन्सेंट्रेट करेंगे। तो इसमें सबसे पहले जो चैप्टर 1 आता है उसमें आता है प्रीलिमिनरी पार्ट। प्रीलिमिनरी पार्ट आता है, उसमें केवल आते हैं 2 सेक्शन, सेक्शन 1 और सेक्शन 2। सेक्शन 1 हमको बोलता है शॉर्ट टाइटल, एक्सटेंड एंड कमेंसमेंट के बारे में, यानी कि संक्षिप्त नाम, विस्तार और प्रारंभ के बारे में। क्या नाम है इसका? इसका नाम है लैंगिक अपराधों से बालकों का संरक्षण अधिनियम 2012। इसका मतलब प्रोटेक्शन ऑफ चिल्ड्रन फ्रॉम सेक्सुअल ऑफेंस एक्ट 2012। सेकंड जो पॉइंट आता है इसमें कि ये कहाँ पे लागू होगा, संपूर्ण भारत पे लागू होगा। और कब से लागू होगा? 14 नवंबर 2012, 14 नवंबर 2012 से इसको लागू किया गया है। फिर आता है हमारा सेकंड सेक्शन। सेकंड जो सेक्शन आता है उसमें आती है डेफिनेशन। डेफिनेशन कितनी है इसके अंतर्गत? टोटल 13 डेफिनेशन है, 13 डेफिनेशन है। उसके बाद हमको बताता है ये कि भाई इसमें जो डेफिनेशन यहाँ पे दे रखी है वो ठीक है, और जो डेफिनेशन यहाँ पे नहीं दे रखी है उनको माना जाएगा आईपीसी, सीआरपीसी, जेजे एक्ट, और जो हमारा आईटी एक्ट होता है उसके अकॉर्डिंग ये कवर होती हैं इसकी डेफिनेशन। फिर आते हैं हम चैप्टर 2 की तरफ। चैप्टर 2 बात करता है बालकों के विरुद्ध लैंगिक अपराध, यानी कि सेक्सुअल ऑफेंस अगेंस्ट चिल्ड्रन। चैप्टर कौन सा आता है? चैप्टर आता है 2। कितने सेक्शंस कवर करते हैं इसमें? इसमें कवर करते हैं 3 से लेके 12 तक। चैप्टर 2 3 से लेके 12। सबसे पहले इसमें क्या होते हैं, अलग अलग पार्ट्स हो जाते हैं। तो जैसे सबसे पहले आता है प्रवेशन लैंगिक हमला और उसके लिए दंड। प्रवेशन लैंगिक हमला और उसके लिए दंड। तो पेनेट्रेटिव सेक्सुअल असॉल्ट एंड पनिशमेंट देयरफॉर, इसका मतलब हो गया कि इसमें जो सेक्शंस कवर होंगे वो पहले आएंगे 3 एंड 4। 3 और 4 को हम साथ में पढ़ेंगे। तो 3 कहता है प्रवेशन लैंगिक हमला और 4 कहता है प्रवेशन लैंगिक हमले के लिए दंड। पेनेट्रेटिव सेक्सुअल असॉल्ट एंड आता है पनिशमेंट फॉर पेनेट्रेटिव सेक्सुअल असॉल्ट। 3 की जब हम बात करते हैं तो इसमें हमको 4 पॉइंट दे रखे हैं, ठीक है, जो डिस्क्राइब करते हैं कि आखिर पेनेट्रेटिव सेक्सुअल असॉल्ट क्या होता है। और जब हम 4 की बात करते हैं तो इसमें आता है पेनेट्रेटिव पनिशमेंट फॉर पेनेट्रेटिव सेक्सुअल असॉल्ट। इसके अंदर कितना पनिशमेंट दे रखा है? 10 ईयर्स, एलआई और फाइन। बिल्कुल शॉर्ट में करके चलेंगे, जो हमको लास्ट में याद रहना चाहिए उसके अकॉर्डिंग। ठीक है, 10 ईयर, एलआई और फाइन। फिर इसमें एक इंपॉर्टेंट बात आती है कि जो 16 ईयर्स होता है उससे कम आयु की किसी बालक पर अगर प्रवेशन लैंगिक हमला करेगा, पेनेट्रेटिव सेक्सुअल असॉल्ट करेगा, तो वो 20 ईयर से कम नहीं होगा, और जो एलआई तक हो सकेगा। एलआई भी ऐसा होगा जो उसके पूरे जीवन, जो बचा खुचा जीवन है ना, वो उसमें पूरा कवर होगा, उतना दंड उसको दिया जाएगा। और जो जुर्माना होगा वो कैसे दिया जाएगा? जो पीड़ित होगा, विक्टिम होगा, उसके खर्चों के लिए दिया जाएगा जुर्माना। ठीक है, फिर जब सेकंड बात करते हैं, हम करते हैं गुरुतर प्रवेशन लैंगिक हमला, यानी कि एग्रावेटेड पेनिट्रेटिव सेक्सुअल असॉल्ट एंड पनिशमेंट देयरफॉर। तो जब हम इसमें बात करते हैं तो फिर इसमें 2 सेक्शन आ जाते हैं, 5th और 6th। 5th क्या बात करता है? गुरुतर प्रवेशन लैंगिक हमला, यानी कि एग्रावेटेड पेनिट्रेटिव सेक्सुअल असॉल्ट के बारे में बात करता है। और जब हम 6 की बात करते हैं तो वो बात करता है गुरुतर प्रवेशन लैंगिक हमले के लिए दंड, यानी कि पनिशमेंट फॉर एग्रावेटेड पेनिट्रेटिव सेक्सुअल असॉल्ट। जब 5 की बात करते हैं तो उसमें हमको बहुत सारे पॉइंट दे रखे हैं।
जो इसमें पॉइंट है वो है टोटल 21 क्या बताते हैं कि भाई क्या करेगा, जो कोई भी पुलिस अधिकारी होते हुए तो पुलिस की बात करता है, फिर उसके बाद क्या कर आर्मी की बात करता है, उसके बाद किसी पब्लिक सर्वेंट की बात करता है, जो जेल वगैरह होते हैं उनके जो अधिकारी होते हैं उनकी बात करता है, हॉस्पिटल में अगर किसी तरीके का गलत कृत्य किया गया उसकी बात करता है, फिर एजुकेशन हो गया, मतलब किसी शैक्षणिक संस्था वगैरह में किया गया रेप हो गया, या किसी बालक पर सामूहिक रूप से किया गया हमला हो गया एक तरीके से, यानी गैंगरेप, हम इसको कीवर्ड दे सकते हैं, गैंगरेप कर दिया, या किसी पर कोई घातक आयुध वगैरह, जो घातक पदार्थ होता है ना, गर्म पदार्थ वगैरह, वो डाल दिए, फिर क्या किया, उसको ग्रीवियस हर्ट कारित कर दी, उसको मानसिक रूप से विक्षिप्त कर दिया, जो लड़की है उसको प्रेग्नेंट कर दिया, फिर उसको कोई एचआईवी या कोई अदर तरीके की जो सेक्सुअल डिजीज होती है वो दे दी, या फिर क्या हो गया, उससे ऐसा काम किया, उससे बालक की मृत्यु हो गई, डेथ हो गई उसकी, और उसकी मानसिक जो अवस्था थी उसका लाभ उठाकर क्या किया गया, उसका शोषण किया गया, उस पर बार बार इस तरीके का कृत्य किया गया, और 12 वर्ष से जो कम आयु के व्यक्ति थे उन पे इस तरीके का किया गया प्रवेशन लैंगिक हमला। ठीक है, तो इस तरीके से करके इसमें पूरे है ना 12 पॉइंट्स हैं, तो आपको एक बार, सॉरी 21 पॉइंट्स हैं, आपको एक बार इनको गो थ्रू करना चाहिए। ठीक है, फिर इसका जो दंड आता है वो आता है सेक्शन 6 में। तो सेक्शन 6 जो है वो पूरे एक्ट के हाईएस्ट पनिशमेंट बताता है। क्या बताता है कि जो कोई ये करेगा, गुरुतर प्रवेशन लैंगिक हमला करेगा, एग्रीवेटेड पेनिट्रेटिव सेक्सुअल असॉल्ट करेगा, तो इसमें जिस पनिशमेंट की बात कर रखी है वो है एलआई और डेथ पनिशमेंट की बात कर रखी है, और जुर्माना वही होगा जो विक्टिम को दिया जाएगा। फिर जो इसका सी पॉइंट आता है वो बात करता है लैंगिक हमले की, और जो सेक्शन 8 बात करता है वो कहता है लैंगिक हमले के लिए दंड। ठीक है, लैंगिक हमले के दंड की बात करता है, जो कितना होगा, 3 वर्ष से कम का नहीं होगा, 5 वर्ष तक का हो सकेगा, और जुर्माने से दंडित किया जाएगा। फिर इसके बाद जो बात करते हैं डी पॉइंट की, वो बोलता है गुरुतर लैंगिक हमला और उसके लिए दंड, यानी कि एग्रावेटेड सेक्सुअल असॉल्ट एंड पनिशमेंट देयरफॉर। तो जब इसकी बात करते हैं तो फिर 2 सेक्शंस आते हैं, 9 और 10। 9 बात करता है गुरुतर लैंगिक हमले की, यानी कि एग्रावेटेड सेक्सुअल असॉल्ट की। उसमें पहले दे रखे थे 21 ग्राउंड्स, यहाँ पे दे रखे हैं 22 ग्राउंड्स। यहाँ पे केवल एक ग्राउंड बढ़ा था, वो कौन सा था, वो था कि भाई क्या करता है कि भाई कोई शास्त्र से कोई बालक प्रवेशन लैंगिक हमले के प्रयोजन से क्या करता है, जो होता है ना भाई मेडिसिन वगैरह दे देते हैं कि भाई जिससे बच्चा जल्दी बड़ा हो जाए, वो वाला पॉइंट आएगा यहाँ पे। बाकी सारे पॉइंट वही हैं जो पहले हमने देखे थे गुरुतर प्रवेशन लैंगिक हमले वगैरह में देखे थे ना पहले, एग्रावेटेड पेनिट्रेटिव सेक्सुअल असॉल्ट में, वो वही वाले आएंगे। तो 9 हो गया, और फिर इसके बाद बात करते हैं 10 की। 10 में इसका क्या दे रखा है, पनिशमेंट दे रखा है, कितना होगा, 5 से 7 वर्ष होगा, और जुर्माना दिया जाएगा। फिर इस वाले पार्ट का, यानी कि इस चैप्टर का लास्ट पार्ट आ गया लैंगिक उत्पीड़न और उसके लिए दंड, सेक्सुअल हैरेसमेंट एंड पनिशमेंट देयरफॉर। तो बात करते हैं 11 सेक्शन और 12 सेक्शन की। तो 11 बात करता है हमें सेक्सुअल हैरेसमेंट के बारे में। ठीक है, सेक्सुअल हैरेसमेंट की बात करता है तो इसने यहाँ पे दे रखे हैं 6 पॉइंट। 6 पॉइंट्स को कवर करके चलना है, और उसके बाद क्या आएगा, इसका पनिशमेंट आएगा 12 के अंतर्गत। कितना हो सकेगा, 3 वर्ष तक हो सकेगा, दंडित किया जाएगा, और जुर्माने से भी दंडित किया जाएगा। अब जब इसके बाद बात करते हैं चैप्टर 3 की। चैप्टर 3 बात करता है अश्लील साहित्य के प्रयोजन के लिए बालक का उपयोग और उसके लिए दंड। इसमें कितने सेक्शंस कवर कर रहा है, इसमें कवर कर रहा है 3 सेक्शंस, 13, 14 एंड 15। 13 क्या बात करता है, यूज ऑफ चाइल्ड फॉर पोर्नोग्राफी पर्पज। जो पोर्नोग्राफी पर्पस के लिए किसी बच्चे का उपयोग करेगा तो उसकी बात कर रखे 13 के अंतर्गत, और इसका दंड कहाँ दे रखा है, 14 के अंतर्गत। कितना होगा, 5 वर्ष से कम नहीं होगा, 7 वर्ष तक का हो सकेगा। ठीक है, और इसके साथ साथ क्या होगा कि इस तरीके का अपराध करने के साथ साथ अगर वो 3, 5, 7 जो अभी हम आगे पहले अपराध पढ़ के आए हैं, 3 में क्या था, प्रवेशन लैंगिक हमला, 5 में था प्रवेशन लैंगिक हमला, फिर उसके बाद था वो लैंगिक हमला वगैरह। इसके बारे में जब हम पढ़ के आए थे तो उसकी बात कर रहा है कि उसमें जो अलग से दंड दे रखे हैं ना 6, 4, 6, 8, 10 के अंतर्गत, उनके दंड के अतिरिक्त इसका दंड होगा। फिर 15 क्या बोल रहा है, 14 हमने देख लिया, इसका दंड हो गया। 15 हमको बोल रहा है बालकों को सम्मिलित करने वाली अश्लील सामग्री के भंडारण के लिए दंड, यानी कि क्या हो गया इसके अंतर्गत, पनिशमेंट फॉर स्टोरेज की बात कर रहा है, ऑफ पोर्नोग्राफी मटेरियल इन्वॉल्विंग चाइल्ड। बच्चे को उपयोग करते हुए किसी इसका चाइल्ड पोर्नोग्राफी का यूज़ करेगा, स्टोर वगैरह करेगा, उसकी बात कर रहा है। कितना होगा, 5,000 और 5,000 रुपये कम से कम होगा, 10,000 रुपये तक अधिकतम हो सकेगा। ठीक है, और फिर कोई इस तरीके की कोई रिपोर्ट वगैरह को उसने प्रकाशित कर दिया तो 3 वर्ष तक का दंडित किया जाएगा। वाणिज्यिक प्रयोजन के लिए करा तो 3 वर्ष तक हो सकेगी, और जुर्माने से भी दंडित किया जाएगा। और इस तरीके का काम अगर पहले भी कर रखा है
तो क्या होगा, 5 वर्ष से कम नहीं होगा, 7 वर्ष तक का भी हो सकेगा। इस तरीके की बात कर रहा है इसमें दंडों की। ठीक है, हमने कर ली 13, 14, 15 ये सेक्शंस। ठीक है, चैप्टर 3 में कवर कर रहे हैं। चैप्टर 3 कितने कवर कर रहे हैं, 13, 14, 15। सबसे पहले चैप्टर था फर्स्ट चैप्टर, फर्स्ट और 2। फिर उसके बाद हमने पढ़ा चैप्टर सेकेंड 3 से लेकर 12 तक। अब चैप्टर 3 की बात कर ली 13, 14, 15। ठीक है, अब बात करेंगे चैप्टर 4 की। अब बात करेंगे हम चैप्टर 4 की। चैप्टर 4 किसके बारे में बात कर रहा है, अबैटमेंट ऑफ एंड अटेम्प्ट टू कमिट एन ऑफेंस, यानी कि किसी अपराध का दुष्प्रेरण और उसके करने के प्रयत्न के विषय में क्या बात कर रहा है। इसमें आ रहे हैं कितने सेक्शंस आ रहे हैं, 16 से लेके 18 तक, 16, 17, 18। ठीक है, इसकी बात कराइए। और फिर 19 भी इसके अंतर्गत कवर हो जाएगा, क्योंकि बाद में क्या करेगा, अपराधों की रिपोर्ट करने के बारे में बात करेगा, जो आएगा सेक्शन इसमें चैप्टर 5 के अंतर्गत। ठीक है, तो जो ये चैप्टर बात कर रहा है ये केवल 3 सेक्शंस की बात कर रहा है, 16, 17 और 18 की बात कर रहा है। तो 16 क्या बोलता है, अबैटमेंट के बारे में, भाई किसी अपराध का दुष्प्रेरण कैसे किया जाएगा, किस तरीके से किया जाता है, 3 तरीके से किया जाता है, उकसाने से, षड्यंत्र से और सहायता से। ठीक है, इसके बाद बात करते हैं 17 की। 17 इसके पनिशमेंट की बात कर रहा है। इसमें आता है दुष्प्रेरण के लिए दंड, कितना होगा अबैटमेंट का पनिशमेंट, उसी दंड से दंडित किया जाएगा जो अपराध के लिए, जो अपराध किया गया है उसी से उसको दंडित किया जाएगा। फिर 18 में आता है किसी अपराध को कायद करने के प्रयास के संबंध में, यानी कि अटेम्प्ट के संबंध में। तो 16 आ गया अबैटमेंट, 17 में आ गया इसका पनिशमेंट और 18 में आ गया अटेम्प्ट। ठीक है, फिर आता है चैप्टर 5। चैप्टर 5 में जो बात कर रहा है वो है मामले की रिपोर्ट करने की प्रक्रिया। ये कवर करेगा हमारे 19 से लेके, तो जब हम इसमें सबसे पहले सेक्शन की बात करते हैं तो होता है 19 कहता है रिपोर्टिंग ऑफ ऑफेंस, यानी अपराधों की रिपोर्ट करना किस किस को किए जाएगी। तो इसमें टोटल 7 पॉइंट्स दे रखे हैं, आपको उसके अकॉर्डिंग समझना पड़ेगा इसको। ठीक है, फिर उसके बाद आता है 20 कहता है मामले को रिपोर्ट करने के लिए मीडिया स्टूडियो फोटो चित्रण सुविधाओं की बाध्यता, ऑब्लिगेशन ऑफ मीडिया स्टूडियो एंड फोटोग्राफिक फैसिलिटीज़ टू रिपोर्ट केस। ठीक है, इसके बाद है 21 बोलता है मामले की रिपोर्ट करने या अभिलिखित करने में विफल रहने के लिए दंड, पनिशमेंट की बात कर रहा है कि पनिशमेंट फॉर फेलियर टू रिपोर्ट और रिकॉर्ड अ केस कितना होगा, 6 मास तक का हो सकेगा और जुर्माने से भी दंडित किया जाएगा। ठीक है, फिर अगर किसी कंपनी से रिलेटेड बात आ जाती है तो 1 वर्ष तक की हो सकेगी और जुर्माने पर भी लागू होगा। ठीक है, पर इसके जो प्रोविजंस होंगे वो किसी उस पर बालक पे लागू नहीं होंगे। ठीक है ना, बालक पे लागू नहीं होंगे। जो मामले की रिपोर्ट इस सेक्शन वाले की बात कर रहे हैं ना 21 की, उसकी। तो सेक्शन 22 बोलता है मिथ्या परिवाद या मिथ्या सूचना के लिए दंड, पनिशमेंट फॉर फॉल्स कंप्लेंट और फॉल्स इन्फॉर्मेशन। 22 बात कर रहा है। ठीक है, इसमें बात कर रहा है फॉल्स कंप्लेंट और फॉल्स इन्फॉर्मेशन की 22। फिर 23 में आता है मीडिया के लिए प्रोसीजर फॉर मीडिया। ठीक है, इसके अंदर 4 पॉइंट्स दे रखे हैं, जिसमें उसमें बता रखा है भी कैसे प्रोसेस होगा, कितना पनिशमेंट होगा। ठीक है, ये 23 में बात करता है। फिर आता है हमारा चैप्टर 6। चैप्टर 6 हमको बात करता है बालकों के कथनों को अभिलिखित करने के लिए प्रक्रिया। इसमें जो सेक्शंस आते हैं वो आता है 24 से लेकर 27 तक। ठीक है, प्रोसीजर फॉर रिकॉर्डिंग स्टेटमेंट ऑफ द चाइल्ड। सबसे पहले क्या किया जाएगा, 24 में स्टेटमेंट रिकॉर्ड किया जाएगा, बालकों के कथन को अभिलेखित किया जाना। ठीक है, फिर उसके बाद क्या होगा, मजिस्ट्रेट के द्वारा बालकों के कथन का अभिलेखन, जो मजिस्ट्रेट होगा वो कैसे रिकॉर्ड करेगा 25 में। फिर 26 कहता है अभिलेखित किए जाने वाले कथन के संबंध में अतिरिक्त उपबंध, जो अदर प्रोविजंस होंगे, एडिशनल प्रोविजंस होंगे, वो रिगार्डिंग स्टेटमेंट टू बी रिकॉर्डेड, तो उसकी बात करता है। फिर 27 में बात करता है बालक की चिकित्सकीय परीक्षा, यानी कि मेडिकल एग्जामिनेशन ऑफ अ चाइल्ड। ठीक है, किस तरीके से किया जाएगा उसकी बात कर रहा है। फिर जब हम चैप्टर 7 की बात करते हैं तो इसमें आते हैं 28 से लेकर 32 सेक्शंस तक। 28 बात करता है विशेष न्यायालयों को अभिहित किया जाना, यानी कि डिस्कशन ऑफ स्पेशल कोर्ट्स की बात कर रहा है। फिर 29 कहता है कतिपय अपराधों के बारे में उपधारणा, यानी प्रिजम्पशन की बात कर रहा है एज टू सर्टेन ऑफेंस। 30 में क्या बात कर रहा है, मानसिक दशा की उपधारणा। ठीक है, यानी कि जो मेंटल स्टेटमेंट होता है ना, प्रिजम्पशन करेगा उसके बारे में 32 के और उसके अंतर्गत 30 के अंतर्गत। फिर 31 क्या कहता है, विशेष न्यायालय के समक्ष कार्यवाहियों को दंड प्रक्रिया संहिता 1973 का लागू होना। ठीक है, तो इसमें सेशन ट्रायल के बारे में बात कर रखी है कि जो सेशन ट्रायल वगैरह का प्रोसेस होगा वो फॉलो होगा। फिर 32 बात करता है विशेष लोक अभियोजक के बारे में कि कौन होगा स्पेशल पब्लिक प्रोसिक्यूटर। ठीक है, फिर इसके बाद जब बात करते हैं तो आ जाता है चैप्टर 8। चैप्टर 8 क्या बात करता है, जो विशेष न्यायालयों की प्रक्रिया और शक्तियां तथा साक्ष्य के अभिलेखन की बात करता है ना। क्या बात कर रहा है, प्रोसीजर एंड पावर्स ऑफ स्पेशल कोर्ट्स एंड रिकॉर्डिंग एविडेंस। 33 से 38 तक की बात कर रहा है। ठीक है, देखते हैं एक मिनट।
33 बात करें विशेष न्यायालयों की प्रक्रिया और शक्तियों के बारे में, प्रोसीजर एंड पावर्स और स्पेशल कोर्ट। तो यहाँ पे किसकी बात कर रहा है, बेसिकली यहाँ पे सेशन कोर्ट की बात करता है इसके अंतर्गत ही। इसमें टोटल 9 पॉइंट्स दे रखे हैं, तो आपको उसके अकॉर्डिंग कवर करना चाहिए। फिर 34 बात करता है बालक द्वारा अपराध किए जाने विशेष न्यायालय के द्वारा आयु का अवधारण करने के मामले का निपटारा करने के लिए अवधि। इसमें क्या करता है, एज को डिस्क्राइब कर रहा है, प्रोसीजर इन केस ऑफ कमीशन ऑफ ऑफेंस बाय चाइल्ड एंड डिटर्मिनेशन ऑफ एज बाय स्पेशल कोर्ट। क्या करता है, डिटरमाइन करता है, स्पेशल कोर्ट करता है एज की, ठीक है। 34 में एज डिटरमाइन कर रहा है। 35 में क्या कर रहा है, बालकों के साक्ष्य को अभिलेखित और मामले का निपटारा करने के लिए अवधि, पीरियड ऑफ रिकॉर्डिंग ऑफ एविडेंस ऑफ चाइल्ड एंड डिस्पोजल ऑफ केस, इसकी बात कर रहा है। रिकॉर्डिंग कर रहा है किसकी, एविडेंस की रिकॉर्डिंग कर रहा है यहाँ पे। फिर 36 में क्या बात कर रहा है, साक्ष्य देते समय अब बालक का अभियुक्त को नहीं दिखाना। मतलब वो क्या करेगा, अभियुक्त को नहीं दिखाएगा, क्योंकि क्या होता है बालक डर जाए, उसके सामने अपना स्टेटमेंट नहीं दे पाए, तो उसकी बात कर रहा है कि चाइल्ड नॉट टू सी अक्यूज्ड एट द टाइम ऑफ टेस्टिफाइंग। फिर 37 बात कर रहा है विचारण का बंद कमरे में संचालन। क्या करेगा, ट्रायल्स टू बी कंडक्ट इन कैमरा, कैमरा ट्रायल की बात कर रहा है, खुले न्यायालय की बात नहीं कर रहा है, यहाँ पे कर रहा है बंद कमरे में किया जाएगा। 38 का कहता है बालक का साक्ष्य अभिलेखित करते समय किसी दुभाषिया या विशेषज्ञ की सहायता लेना, असिस्टेंट ऑफ एन इंटरप्रिटेटर और एक्सपर्ट वाइल रिकॉर्डिंग एविडेंस ऑफ चाइल्ड की बात कर रहा है। दुभाषिया को उपलब्ध कराना, मतलब मान लो कि वो उस लैंग्वेज को नहीं समझ पा रहा है तो उसको ट्रांसलेटर वगैरह अवेलेबल करवाएंगे। फिर चैप्टर 9 बात कर रहा है प्रक्रियन की, यानी कि मिसक्लिनियस प्रोविजंस की। जो कुछ हमने पढ़ लिया वो ठीक है, जो कुछ बचा खुचा है वो यहाँ पे आ जाएगा। किसकी बात कर रहा है, 39 से लेके 46 तक की बात कर रहा है। तो जब 39 की बात करते हैं हम, तो कहता है विशेषज्ञ की आदि की सहायता लेने के लिए बालक के लिए मार्ग निर्देश, ठीक है, गाइडलाइंस के बारे में बात कर रहा है। तो यहाँ पे किसके नियमों के अधीन चलना होगा, राज्य सरकार के नियमों के अधीन चलना पड़ेगा। यानी कि कौन बनाएगा, राज्य सरकार ऐसे नियमों के अधीन रहते हुए मार्ग निर्देश करेगा, यानी कि गाइडलाइन तैयार करेगा। फिर 40 बात करता है विधिक काउंसिल की सहायता लेने के लिए बालक का अधिकार, ठीक है। क्या बात कर रहा है, राइट ऑफ चाइल्ड टू टेक असिस्टेंस ऑफ लीगल प्रेक्टिशनर की बात कर रहा है कि भाई विधिक काउंसिल्स को उपलब्ध कराया जाएगा। और 41 में क्या होता है, कतिपय मामलों में 3 से 13 तक के उपबंधों को लागू नहीं लेना। जो अभी हम पीछे पढ़ के आए थे ना, 3 से 13 तक के प्रोविजंस, जिसमें अपराध वगैरह दे रखे थे, पनिशमेंट दे रखे थे, सेक्शंस की बात कर रहे हैं यहाँ पे, चैप्टर की बात नहीं कर रहा। 3 से 13 तक, क्योंकि इतने 13 तक तो चैप्टर ही नहीं है इसके अंतर्गत। तो सेक्शन 3 से लेके 13 तक की बात कर रहा है, वो यहाँ पे अप्लाई नहीं होंगे, लिख रखा है कि कहाँ पे लागू नहीं होंगे ये। बालक की चिकित्सक के परीक्षा चिकित्सक के उपचार की दशा में तब लागू नहीं होंगे जब ऐसी चिकित्सक के परीक्षा या चिकित्सक के उपचार उसके माता पिता या संरक्षक की सहमति से किए जा रहे हैं, उसकी बात कर रहा है ये। फिर 42 में आता है अल्टरनेटिव पनिशमेंट, ठीक है। तो अनुकल्पित दंड के बारे में क्या बात कर रहा है कि भाई जहाँ किसी कार्य के लोप से इस अधिनियम के अधीन और भारतीय दंड संहिता यानी कि आईपीसी के जो प्रोविजंस दे रखे हैं, जो डिस्क्राइब कर रखे हैं यहाँ पे पनिशमेंट, उनकी बात कर रहा है कि उससे ज़्यादा सज़ा नहीं मिलेगी, उसकी बात कर रहा है। ज़्यादा सज़ा देंगे मतलब ये बात करेगा, यहाँ पर जो पनिशमेंट दिया जाएगा वो ज़्यादा दिया जाएगा। फिर उसके बाद बात करते हैं 42A की। 42A बात करता है अधिनियम का किसी अन्य विधि के अल्पीकरण में ना होना, ठीक है। फिर 43 बात करता है पब्लिक अवेयरनेस के बारे में, अभी देखते हैं एक मिनट। 43 बात कर रहा है पब्लिक अवेयरनेस के बारे में, अधिनियम के बारे में लोक जागरूकता। फिर 44 बात करता है अधिनियम के क्रियान्वयन में मॉनिटरिंग करना, मॉनिटरिंग ऑफ इम्प्लीमेंटेशन ऑफ एक्ट के बारे में बात कर रहा है। फिर 45 कहता है नियम बनाने की शक्ति किसको दे रखी है, तो केंद्र सरकार इस अधिनियम के प्रयोजनों को क्रियान्वित करने के लिए राजपत्र में अधिसूचना के द्वारा नियम बना सकेगी। और कठिनाइयों को दूर करने की शक्ति किसके पास होती है, राज्य सरकार के पास होती है। केंद्र सरकार और राज्य सरकार मिलकर करेगी ना कठिनाइयों को दूर करने की शक्ति। तो इस अधिनियम के उपबंधों को प्रभावित करने में कोई कठिनाई उत्पन्न होती है तो केंद्रीय सरकार राजपत्र में प्रकाशित करके, यानी कि गजट में प्रकाशित करके कठिनाइयों को दूर कर सकेगा। तो ये तो बात हुई हमारे पॉक्सो के बारे में। तो इसी तरीके से हम आगे करेंगे, अलग अलग जो एक्ट्स होते हैं उनको हम करेंगे इंडेक्स। केवल हम इसमें इंडेक्स का रिवीजन कर रहे हैं क्योंकि लास्ट टाइम आ गया, हमको सेक्शन याद होने बहुत ज़रूरी है। अगर आपको ये रैपिड इंडेक्सो लर्निंग सीरीज़ अच्छी लग रही है तो प्लीज़ आप इसको लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए। और आप चाहते हैं कि ये जो इंडेक्सोपीडिया है ये आपके पास भी हो तो आप क्या कर सकते हैं, इसका डिजिटल वर्जन लेने के लिए नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डिटेल्स दे रखी है, आप वहाँ से इसको परचेस कर सकते हैं। ये ना केवल माइनर के संबंध में बल्कि मेजर के संबंध में भी अवेलेबल है। और किसी को अगर हार्ड कॉपी चाहिए तो डिटेल में हमारे नंबर्स दे रखे हैं, आप उससे इसकी हार्ड कॉपी को भी परचेस कर सकते हैं। तो मिलते हैं एक नए लेक्चर के साथ। थैंक यू सो मच।